हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 4 बहुत ही महत्वपूर्ण नियम तैयार करने वाले हैं जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं उस तरीके से आज की इस वीडियो में हम प्रश्न बनाएंगे और आपको उन सबको बेहतर तरीके से तैयार करा कर देंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इनको अच्छे से तैयार कर जाइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है जो कि है राउल्ट का नियम। प्रश्न कैसा पूछा जाएगा? तो राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखिए। इस नियम के आधार पर विलेय के मोलर द्रव्यमान को परिकलित करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आइए समझते हैं क्या होता है राउल्ट का नियम। तो इस नियम के अनुसार आवासशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मूल प्रभाज्य के क्या होता है? बराबर होता है। यानी क्या होता है अगर हम देखें तो क्या पढ़ा है कि इस नियम के अनुसार आवासशील विलेय यानी आवासशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक नमन। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक नमन क्या होता है? P0 PS बटे P0 हो जाता है, यानी नॉट। ये क्या होता है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है? मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। तो मूल प्रभाज्य क्या होता है? मान लीजिए कोई विलयन है और विलेय में दो घटक, एक विलयन में एक दो घटक विलेय और विलायक खुला हुआ है। तो क्या है? विलेय विलायक। तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के यानी विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज्य कहते हैं। तो यानी अगर हम उसे कैसे लिखते हैं? एक्स से लिखते हैं, या हम चाहें तो उसे कैसे लिख सकते हैं कि विलेय की मोलों की संख्या, यानी हम मान लीजिए यहाँ पर एक विलेय है, विलेय की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, तो n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। क्या होगा? मूल प्रभाज्य। तो अगर राउल्ट का नियम लिखना होगा किसके पदों में, तो इसके आधार पर क्या पढ़ा हमने प्रश्न कि इस नियम के आधार पर विलेय के मूल द्रव्यमान को परिकलित कीजिए। तो देखिए इसी के आधार पर देंगे तो ये हो जाएगा इसका नियम। यानी क्या पढ़ लिया हमने? इस नियम के अनुसार आवासशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक क्या होता है? P0 यानी P0 माइनस PS बटे P नोट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हम और बराबर किसके बराबर होता है? मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। मूल प्रभाज्य क्या पढ़ा हमने कि किसी विलय में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, विलेय या विलायक की मोलों की संख्या तथा उस विलय में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज्य कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जो आपका PS यहाँ पर देखेंगे, जहाँ क्या होगा आपका जो यहाँ पर जो आपका P0 यानी PS में P0 PS क्या होगा आपका? वाष्प दाब में अवनमन। क्या होगा? अवनमन अवनमन होगा। ठीक है, अवनमन होगा। वाष्प दाब में क्या होगा? अवनमन होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें जो आपने लिखा होगा ऐसे पूरे जो भाग करें P0 माइनस PS बटे P0 क्या होगा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा। और यहाँ पर क्या होगा? जो XA क्या होगा? यहाँ पर जो X क्या होगा? वो मूल प्रभाज्य होगा। यहाँ पर N होंगे, स्मॉल n क्या होंगे? जो विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और जो कैपिटल N क्या होगा? विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। तो क्या पढ़ रहा कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है? मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। वही पढ़ लेंगे। इस नियम के अनुसार आवासशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। किसके? विलेय के मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। तो ये विलेय का मूल प्रभाज्य है और विलेय का मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए एक चीज, अब इसको हम आगे इसकी गणना करें, इसके लिए फॉर्मूला निकालें किसकी मोलर द्रव्यमान के पदों में, तो यानी मोलर द्रव्यमान के लिए बनाए। तो अगर मान लीजिए इसके लिए जो स्मॉल n यानी अगर हम लिखें कि तनु विलयन के लिए क्या होता है?
अगर तनु विलयनों के लिए क्या होता है, जो स्मॉल n का मान नगण्य होता है किसकी अपेक्षा, कैपिटल N की, यानी जो स्मॉल n का मान क्या होता है, छोटा होता है किसकी अपेक्षा, कैपिटल N की। तो क्या करें यहाँ पर स्मॉल n की, एक स्मॉल n यानी जो इसका को जो हर है नीचे वाले हर में से क्या करें, स्मॉल n को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, यानी इसको हटा देते हैं। तो क्या बचेगा आपका, केवल पी नोट पी एस, मैंने पी जीरो कह सकते हैं, पी नोट कहते हैं पी एस बटे पी जीरो बराबर क्या बचेगा, एन बटे कैपिटल एन। चूंकि हम क्या पढ़ते हैं कि एन बराबर क्या होता है, इसको मान लेते हैं कि एन बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, यानी मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ऐसे हम कैपिटल एन के लिए लिखें तो कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम हो जाएगा। तो इनकी जगह पर अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, लिख दें कि नहीं, तो क्या होगा, इसकी जगह होगा स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, यहाँ पर होगा कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। अब क्या होगा, ए कहाँ चले जाएंगे इसके गुणा में, और ए कहाँ चले जाएंगे इसके गुणा में, यानी क्या बचेगा यहाँ पर, पी जीरो माइनस पी एस बटे पी जीरो बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू गुणे कैपिटल एम और स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा जो क्या हो जाएगा, इस विलेय की मूलर द्रव्यमान का व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, अपेक्षित द्रव्यमान और मूलर द्रव्यमान के पदों में इसको हमने ज्ञात कर लिया है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा राउल्ट का नियम। अब यह होता है राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो राउल्ट का नियम केवल आवासशील विद्युत अपघट्टों के तनु विलयनों पर लागू होता है। तो दूसरा क्या होगा, यह केवल उन आवासशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। तीसरा होगा, जो पदार्थ विलयन में सागुणित होते हैं यानी घुले होते हैं, उन पर रफी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ये राउल्ट का नियम हो जाता है। अब क्या आता है कि हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम क्या होता है, आइए देखते हैं। हेनरी का नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं और अनुप्रयोग लिखिए। तो क्या होता है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब की समानुपाती होता है। यानी मान लीजिए कोई कोई पदार्थ यानी विलयन है, इसमें क्या है, क्या बोला, स्थिर ताप पर इसका ताप क्या हो, नियत हो यानी स्थिर हो, और इसमें कोई गैस यानी O2 घुलनी हो, इसमें गैस क्या हो, OT घुलनी हो। तो क्या पड़ा, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, ये क्या है, द्रव है, और द्रव में गैस घुलनी हो तो द्रव में गैस क्या हो, विलेयता गैस के दाब के समानुपाती, यानी इसमें जितना दाब लगाया जाएगा यानी जितना दाब लगाया जाएगा वो क्या होती है, उसके समानुपाती होती है। यानी क्या पड़ा, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी क्या होती है, एम समानुपाती पी हो जाती है। क्या होती है, एम समानुपाती पी हो जाती है। यानी हेनरी के नियम के अनुसार क्या पड़ा, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो ठीक है, तो एम समानुपाती पी हो जाएगा। अगर हम क्या करें, समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो यहाँ पर के एच आ जाएगा, जिसे हम हेनरी स्थिरांक कहेंगे। क्या होगा, यहाँ जो के एच है वो हेनरी स्थिरांक है, ठीक है। तो याद हो जाएगा कि नहीं, क्या होगा, एक बार और रिपीट कीजिए कि हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी जो द्रव में विलेयता हो यानी किसी गैस घुली हुई गैस की क्या होगा, घुली हुई गैस की मात्रा, ठीक है, घुली हुई गैस की मात्रा, ठीक है, किसी द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा होगी। ठीक है, तो ये गैस का दाब हो जाएगा, पी गैस का दाब होगा, और एच की एच क्या होगा, हेनरी नियतांक हो जाएगा। तो याद रहेगा, बिल्कुल सिंपल है, हमें केवल एक ही बात याद नहीं है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। इसकी सीमा क्या होती है, पहली सीमा है कि जो यह तनु विलयन पर लागू होता है। क्या होता है, पहला काम, यह तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा, यह निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। क्या करता है, निम्न दाब व उच्च ताप पर काम करता है। ऐसा होता है, जितना दाब बढ़ाओगे उतनी गैस घुलेगी, जितना दाब कम करोगे गैस कम होती जाएगी। ठीक है,
तो गैस कब घुलती है, जब किसी द्रव में गैस कब घुलती है, जब वो गैस पर दाब लगाए, जितना दाब लगाओगे उतनी गैस घुलती जाएगी, क्योंकि समानुपाती का मतलब बढ़ना या कम होना, उसके समान होना। यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करती। क्या होता है, विलायक से क्रिया नहीं करती, सही बात है। अगर मान लीजिए कोई द्रव है जिसमें घोलना है, और भी उससे क्रिया रिएक्शन करेंगी तो क्या हो जाएगी, वो क्या करेगी, एक्शन कर जाएगी, कोई अन्य चीज बना लेगी, या फिर वो घुलेगी नहीं, उसमें उसमें घुल जाएगी पूर्ण रूप से, तो वो नुकसान हो या कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे हमने पढ़ा है कि एक कोका कोला होता है, यानी पेप्सी वाली जो चीजें आपने देखी हो, जो शीतल पेय पदार्थ जिसे कहते हैं, ठंडी चीजें जो कोका कोला बोली जाती है, उनमें क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है, जो क्या होती है, आघुलनशील गैस होती है। बस वो कैसी होती है कि वो उसमें भरी होती है और दाब लगा के उसको भरा जाता है, किस लिए, उसमें मिठास के लिए। यानी आपने देखा होगा कि जैसे आप जो इसको खोलते होते, एक फर से एक गैस निकलती है, वो कौन सी होती है, CO2 गैस निकलती है। और अगर आप इसका जो ढक्कन होता है कुछ समय बाद खुलकर रख दीजिए, खुला रख दीजिए, जब ये पूरी गैस निकल जाएगी, फिर आप दोबारा इसका पहले जब पीजिए, जब इसका ढक्कन खोलकर आप तुरंत पियोगे तो इसका स्वाद कुछ और होता है, जो इसकी गैस निकल जाने के बाद इसको पियोगे तो उसका स्वाद बदल जाता है। तो गैस केवल इसमें स्वाद के लिए और ऐसे मिलाई जाती है, ठीक है, स्वाद को बनाए रखती है वो। अब देखिए क्या होता है, इसके हम कुछ अनुप्रयोग पर जानते हैं। ये हो गया सीमाएं। अब क्या होते हैं अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोग क्या क्या है, तो क्या होता है, शीतल पेय पदार्थों के उत्पादन में, तो वही हमने बताया, जैसे बाहर बताया हमने, कोका कोला पेप्सी जो भी है, इनके पेय पदार्थों में। गोताखोर द्वारा सांस लेने में। अब कैसे गोताखोर द्वारा सांस लेने में, तो हमने देखा है कि कोई गोताखोर जब समुद्र में जाते हैं तो एक ऊपर सिलेंडर भर कर जाते हैं, जाते कि नहीं, उसमें जो आपकी हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सबों का मिश्रण होता है, कम कम मात्रा में मिश्रण होता है। जैसे 21% कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हो गई 0.03%, जैसे वायुमंडल में फैली होती है, ऐसे उसमें हम भर देते हैं। तो जब गोताखोर जमीन के अंदर जाते हैं तो दाब बढ़ता है, तो गैसें उनके शरीर में घुलती हैं, और जैसे भी ऊपर आते हैं तो दाब कम होता है, तो गैसें उनके शरीर से बाहर निकल जाती हैं। तो अगर ऐसे हीलियम की जगह उसमें हम नाइट्रोजन का उपयोग कर दें तो क्या होती है, गैस कैसी होती है, आघुलनशील। और जब गोताखोर नीचे जाता है तो जब तो वो उसके शरीर में जो घुलती जाती है, यानी वो घुलनशील तो घुलती है। अब वो जब गोताखोर बाहर आता है तो नाइट्रोजन क्या होती है, आघुलनशील गैस है, तो वो क्या, वो शरीर से बाहर निकलेगी, तो गोताखोर के रोम छिद्रों से खून के द्वारा बाहर निकलती है, यानी वो बाहर निकलती है एकदम से, तो उसके शरीर में से खून निकलने लगता है, यानी रोम, जहाँ से रोम से शुद्ध से रोम के छिद्रों से खून निकल जाता है। तो गोताखोर की मृत्यु भी हो सकती है समय पर, अगर उसको सही समय पर उपचार नहीं मिल सकता तो होती है। तो यानी जब गोताखोर सांस लेने के लिए यानी जब समुद्र में जाते हैं तो सांस लेते समय गैसों का उपयोग करते हैं, तो गैस घुलती जाती है, यानी दाब बढ़ता जाता है तो घुलती जाती है, ऊपर आते हैं दाब कम हो जाता है। ऐसे ही पहाड़ों पर पर्वतारोही द्वारा सांस लेने में, तो जब पर्वतारोही यानी जो पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, यानी जैसे माउंट एवरेस्ट, ये हिमालय वाला ऊपर तरफ जाते हैं तो ऊपर जाने पर दाब कम होता है, क्योंकि हम लोग जमीन पर रह रहे हैं, एक वायुमंडलीय दाब के कारण जो गैसें घुली हुई हैं, हम सांस ले पा रहे हैं, और जैसे ही हम पहाड़ों पर जाते हैं तो दाब कम होता है और हम सांस लेने में हमें क्या होती है, दिक्कत होती है। इसलिए वहाँ पर सिलेंडरों का हम उपयोग करते हैं सांस लेने के लिए, तो ऑक्सीजन सिलेंडरों का उपयोग किया जाता है। फेफड़ों की क्रियाविधि में भी क्या होता है, हेनरी का नियम काम करता है। जैसे अपन देखा कि फेफड़े अपन सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, तो वो दाब के अंदर ऐसे ही घुलती है और निकलती है बाहर। अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट नियम ये भी है, कॉलराउस नियम क्या है, इस नियम का एक अनुप्रयोग उदाहरण सहित दीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, ये भी बहुत बार पूछा गया है पेपर में। तो देखते हैं क्या है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट की अनंत अणुता पर मोलर चालकता, क्या हो गई, विद्युत अपघट, ऐसा पदार्थ जिसकी जलीय विलयन में अगर हम धारा प्रवाहित कर दें तो वो दो भागों में टूट जाए, वो क्या कहलाता है, विद्युत अपघट पदार्थ होता है। तो किसी विद्युत अपघट की अनंत अणुता पर मोलर चालकता, यानी डेल्टा एन लेमडा एम, ये अनंत अणुता पर उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत अणुता पर मोलर चालकताओं के का कुल योग होता है। यानी किसी क्या हो, मोलर चालकता, अनंत अणुता पर मोलर चालकता, तो अनंत अणुता पर किसी पदार्थ की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन ऋणायन क्या होगा, अनंत धनायन और ऋणायन की अनंत अणुता पर मोलर चालकताओं का कुल योग होता है। इसे कॉलराउस का नियम कहा जाता है। तो क्या होगा, केवल इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता
अनंत अनुता पर मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं की योग कुल योग की क्या होती है, बराबर होती है। इसे कोलराउस का नियम कहा जाता है। अब इसकी एक अनुप्रयोग की बात करें तो दुर्बल विद्युत अपघट्टों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का ज्ञात करना। कैसे? तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एसिटिक अम्ल जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता हम किसकी निकालनी, हमें एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH की अनंत अनुता पर मोलर चालकता प्रबल विद्युत अपघट्ट जैसे HCl CH3COO यानी सोडियम एसिटेट और NaCl के विलयनों की अनंत मोलर चालकताओं के से कोलराउस के नियम द्वारा परिकलित की जा सकती है। तो आइए देखते हैं, जैसे हमने क्या देखा है, पहले हम जो प्रबल विद्युत अपघट्ट देखते हैं HCl की अनंत अनुता क्या होगी, HCl की मोलर चालकता क्या होगी, यानी HCl की मोलर चालकता देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एम भी बना सकते हो। ठीक है, बराबर क्या होगी, इसको हम क्या पढ़ा हम कोलराउस ने, उसको धनायन और ऋणायन में तोड़ सकते हैं। विद्युत अपघट्ट पदार्थ है, इसको धनायन ऋणायन में तोड़ सकते हैं। यानी इसे हम एक्स मान लेते हैं और तोड़ेंगे इसको हम। तो पहले एक तो टूटेगा H प्लस आयन में और दूसरा टूट जाएगा किसमें, Cl माइनस आयन में, Cl माइनस आयन में। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब किसकी देखते हैं, सोडियम एसिटेट की। तो सोडियम एसिटेट क्या हो जाएगा, सोडियम एसिटेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर CH3COONA। ठीक है, CH3COONA की मोलर चालकता, इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बाई मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको दो भागों में तोड़े हम, तो एक तो टूटेगा धनायन, धनायन क्या भाग होगा है, सोडियम यहाँ पर, तो Na क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर देखिए CH3COO क्या हो जाएगा माइनस। इसे हम समीकरण 2 नाम देते हैं। फिर ऐसे ही देखें हम अनंत अनुता पर किसकी चालकता, यहाँ पर क्या हुआ है, NaCl, तो यहाँ पर देखेंगे NaCl को मान लेते हैं हम Z। ठीक है, तो इसको तोड़े हम पहले Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, हम निकाल किसकी रहे अनंत अनुता, हम किसकी बात है, विद्युत एसिटिक अम्ल की, यानी किस क्या ज्ञात करना है हमें, जो CH3COOH को की तनुता, यानी जो आपको H प्लस और CH3COO हमें ज्ञात माइनस ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें, अब ये हमारे पास हो गए, अगर हम एक चीज समझें तो क्या माने कि इसको लिखें हम कैसे, x प्लस बाई माइनस जेड, क्या होगी, x प्लस बाई माइनस जेड, किसके बराबर, किसके लिए, जो हमने इसकी एसिटिक अम्ल की तनुता, यानी इसको मान लेते हैं CH3COOH की तनुता अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, x प्लस बाई माइनस जेड, यानी ये x है, ये बाई है, ये जेड है, तो इसको हमें बस रखना है। x क्या है हमारा, ऐसे रख दीजिए, लेमडा H प्लस लेमडा Cl माइनस x हो जाएगा, प्लस बाई, बाई क्या है, लेमडा Na प्लस लेमडा CH3COO माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा, माइनस लगाएंगे अब यहाँ पर, क्या हो जाएगा, लेमडा Na प्लस लेमडा Cl माइनस। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए Cl किसका है, प्लस का, Cl किसका है, माइनस का, कट जाएगा। Na किसका है, माइनस का, Na यहाँ पर माइनस का, ये कट जाएगा। अब क्या बच रहे हैं हमारे पास, क्या बच रहे हैं हमारे पास, CH3COOH, इसकी निकाल रहे, तो क्या बचा यहाँ पर, देखिए क्या बचा, लेमडा H प्लस और प्लस क्या बचा, प्लस लेमडा CH3COO बचा कि नहीं, तो ये ज्ञात हो चुका कि नहीं, ये ज्ञात हो चुका कि नहीं, ज्ञात कर ली हमने, ऐसे निकाल सकती हो आप। तो ये हो गया आपका अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग। अगर चाहो तो आप एक अनुप्रयोग और लिख सकते हैं, इसके लिए हम क्या होता है कि वियोजन की मात्रा की गणना करने पर, तो किसी भी तनुता पर तुल्यांकी चालकता तथा अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का अनुपात वियोजन की मात्रा ए कहलाता है। यहाँ पर इसको देख सकते हो, अल्फा बराबर एक लेमडा सी बटे लेमडा अनंत तनुता पर, तो लेमडा सी क्या है, सांता सी पर तुल्यांकी चालकता, और लेमडा इन्फिनेटिव क्या होता है, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता कहलाता है। ठीक है, ऐसे देख सकते हो। फिर आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एक और नियम, चौथा नियम है फैराडे के
विद्युत अपघटन के नियम। क्या होता है फैराडे का नियम, तो ये जानते हैं। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघट में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के कुल आवेश की समानुपाती होती है। क्या होती है, कुल आवेश की समानुपाती क्या होती है। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघट के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के कुल आवेश की समानुपाती होती है। यानी यहाँ पढ़ोगे W समानुपाती Q, यानी कुल आवेश के बराबर होती है। अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाए तो Z हो जाएगा, और क्योंकि Q बराबर क्या होता है, IT होता है, तो Q बराबर IT, जहाँ पर जो आपका Z है, जहाँ पर Z क्या है, जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो दूसरा नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों या विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर देखिए कि जब इस नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की, इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा W1 W2 उनकी तुल्यांकी द्रव्यमान यानी E1 E2 के रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती हो जाती है। तो यहाँ पर W1 W2 क्या है, तुल्यांकी द्रव्यमान है, E1 E2 उनके विद्युत रासायनिक W1 W2 क्या है, पदार्थों की मात्राएं हैं, और E1 E2 क्या है, तुल्यांकी द्रव्यमान है। ठीक है, तो हमने चूंकि पढ़ा है कि W बराबर क्या पढ़ा, ZIT, तो W1 बराबर क्या हो जाएगा, Z1 IT, W2 बराबर क्या होगा, Z2 IT। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो इस प्रकार आप इन नियमों को तैयार कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।